मैं ब्रह्मचारी शर्मा सर पीसीएम में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के मैथ विषय के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक द्वारा समझाया जाता है, जिससे आप कम समय में प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और अपने प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी लेवल के यूपी टेट के अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड हैं, जिसे आप देख सकते हैं। यूपी टेट सीटेट के सिलेबस के आधार पर सभी टॉपिक पर जितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वे यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। साथ ही उस टॉपिक पर जो प्रश्न अब तक आ चुके हैं, उनके भी सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं, जिसे कृपया आप नियमित रूप से देखते रहें। संख्या पद्धति के प्रश्नों को कई पार्ट में बांटे गए हैं, जिसमें आज मैं पहले पार्ट के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। संख्या क्या है? वह अंकगणितीय मान जिसे हम शब्द, प्रतीक, अंक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका उपयोग हम गणना, मापन आदि के लिए करते हैं। इन संख्याओं को मुख्यतः दो प्रणालियों द्वारा लिखा जा सकता है। दार्शनिक प्रणाली, जिसमें किसी संख्या को लिखने के लिए 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। यह दार्शनिक प्रणाली भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर मान्य है। दूसरा है संख्यांकन प्रणाली, जिसे न्यूमरेशन सिस्टम कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। नंबर 1 है भारतीय प्रणाली और नंबर 2 है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। भारतीय प्रणाली के अनुसार, जिसे हम हिंदू अरबिक प्रणाली भी कहते हैं, किसी संख्या को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, कैसे उसे लिखा जाता है, उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 7 1 2 3 8 4 7 6 5। भारतीय प्रणाली के अनुसार राइट से हम 3 अंकों का एक आवर्त बनाते हैं और वहां 3 अंकों के बाद एक कामा लगाएंगे। उसके बाद सभी 2-2 अंकों को लेकर के कामा लगाएंगे और इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे 56,74,83,217। दूसरा नंबर लेते हैं 7 8 7 6 4 3 4। राइट साइड से 3 अंक लेंगे, उसके बाद कामा, इसके बाद 2-2 अंकों को लेंगे और इसे हम पढ़ेंगे 43,46,787। अगली संख्या लेंगे 6 0 5 0 0 0 7 3। राइट साइड से 3 अंकों के बाद कामा, फिर 2-2 अंकों के बाद कामा और इसको हम पढ़ेंगे 3,70,05,600। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में किसी नंबर को लिखने के लिए इसके आवर्त 3-3 अंकों के बनाए जाते हैं। जैसे आप इकाई, हजार और मिलियन इस तरह से ऊपर लिख लेंगे। और अगर कोई संख्या है 3 5 6 7 8 6 4 5
और 3। तो राइट साइड से इसमें 3-3 का हम आवर्त बनाते हैं, 3 अंकों का एक आवर्त, दूसरा भी आवर्त 3 अंकों का होगा, और इस तरह से इसको पढ़ेंगे हम 354,687,653। दूसरा नंबर लेते हैं 6,0,0,1,0,0,0,5 और 6। राइट साइड से 3 अंकों का 3-3 अंकों का हम आवर्त बनाएंगे। अब ये पढ़ा जाएगा 650,000,001,006। नेक्स्ट नंबर है 4,3,0,0,6,6। राइट साइड से 3-3 का आवर्त बनाएंगे, ये हो जाएगा 660,034। निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखना है। 5,09,60,009। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 5 करोड़ है तो करोड़ के नीचे हम 5 लिखेंगे। 9 लाख है तो लाख के नीचे 9 लिखेंगे। 60,000 है तो यहाँ पर तुम 60,000 लिखेंगे और उसके बाद 9। शेष जो अंक खाली ऊपर दिख रहे हैं उसके नीचे हम 0 लिख देंगे। और राइट साइड से 3 का ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद 2-2 का। इंडियन प्रणाली में लिखा हुआ है नंबर, और ये नंबर हो जाएगा 5,09,60,009। दूसरा नंबर है, ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में है, तो इसको भी हम इस तरह से लिख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। 7 मिलियन है, मिलियन के नीचे 7। 8,000 है तो हजार के नीचे 8। 48 है तो 48 लिख देंगे, बाकी के नीचे 0 लिखा जाएगा। 0 0 0। और राइट साइड से 3-3 का ग्रुप, 3-3 का ग्रुप बन गया, और ये हो गया 7,08,048। रोमन प्रणाली में अंकों को और हिंदू अरबिक प्रणाली में इस तरह से लिखा जाता है। संख्या 1 को हम इस तरह से लिखेंगे, 5 को इस प्रकार से, 10 को इस प्रकार से, और 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई संख्या हमें लिखनी है, जैसे संख्या हमें 60 लिखनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ L लिखेंगे, L के जस्ट बाद 10 लिख देंगे, तो ये संख्या 50 में 10 जुड़ जाएगी और ये 60 आ जाएगी। हमें 45 लिखना हुआ, एक संख्या कोई 45 है तो L लेंगे,
और इसके पहले 5 लगा देंगे, ये संख्या हो जाएगी 45। अगर इस संख्या के पहले लगाते हैं तो उतनी संख्या वो घट जाएगी, बाद में लगाएंगे तो जुड़ जाएगी। एक संख्या को कैसे लिखा जाएगा, ये होगा एल को हम 50 कहते हैं, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, इस तरह से ये 50 10 60 10 70 5 75 1 76 होगा। और ये ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाइनरी संख्याएं क्या होती हैं, जिस प्रकार से हम दार्शनिक प्रणाली में 0 से लेकर के 10 संख्याओं का प्रयोग करके हम उन्हें 10 के आधार के रूप में संख्या को लिखते हैं, और इसमें 0 और 1 बाइनरी संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसमें केवल 2 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 0 और 1 होता है, और इन्हीं 2 अंकों को लेकर के हम संख्या को बनाते हैं। जैसे कोई संख्या हमें बनानी है तो हम लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 या 1 1 1 1, इस तरह से केवल 2 ही अंकों का प्रयोग करेंगे। इसे हम द्विआधारी संख्या कहते हैं। त्रिआधारी संख्या भी होती है जिसमें 0 1 2 3 अंकों को लेकर बनाते हैं। क्वाटरनरी संख्या होती है जिसमें 4 अंकों को लेकर बनाते हैं, 0 1 2 3 4 अंकों को लेकर बनाते हैं, उसको क्वाटरनरी नंबर कहते हैं हम। इस तरह से आधार के आधार पर हम संख्याओं को लेते हैं और ये संख्या बनाते हैं। दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने का क्या नियम है, इसे कोई संख्या दे दिया गया, सपोज कीजिए यहाँ पर हमको 13 एक नंबर दिया गया और इसे हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना है, तो इसको हम 2 से भाग देंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 6 आएगा आंसर, 2 6 12, शेष 1 बचेगा तो शेष को हम राइट में लिख देंगे। उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 3 आया, शेष 0 आ गया, ये कट गया पूरा 2 से। फिर 2 से हम भाग देंगे, 1 बार जाएगा और शेष 1 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 1 में, 2 से जब हम 1 में भाग देंगे, 1 में 2 से भाग देंगे तो सबसे पहले हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। एक बार नहीं पढ़ सकते तो 0 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 0 आएगा, और जब इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ 2 से जब हम 1 को काटेंगे, भाग देंगे 2 का 1 में, तो आएगा 0 बार, और राइट साइड में जो शेष बचेगा वो 1 होगा। और इस 13 को अगर हम बाइनरी संख्या के रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, यहाँ नीचे से हम ऐसे नंबर को लिखेंगे ऊपर की ओर, यानी 1 1 0 1, ये हमारी बाइनरी संख्या होगी जो 13 के बराबर होगी। संख्या 32 का बाइनरी संख्या के रूप में क्या मान होगा, यहाँ पर 32 एक संख्या है, 32 को हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 16 आएगा, कट जा रहा है पूरा इसलिए शेष 0 बचेगा। 16 को फिर हम 2 से भाग देंगे, 8 आएगा, कट जा रहा है शेष 0 होगा। फिर 8 को 2 से भाग देंगे, 4 आएगा, शेष 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे हम 4 को, 2 बार जाएगा, शेष 0 आएगा। और फिर 2 से भाग देंगे
तो 1 आएगा और शेष 0 आएगा। उसके बाद फिर 1 में हम फिर 2 से भाग देंगे, 1 में हम 2 से भाग देंगे, फिर हमें भाग देना ही देना है। तो 1 को काटने के लिए हम अगर 1 बार ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा, इसलिए 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, और जब घटाएंगे तो 1 आएगा। यानी यहाँ पर जो आंसर है वो 0 होगा और शेष 1 होगा। इस नंबर को, बाइनरी नंबर को नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो ये संख्या होगी 1 0 0 0 0 0, और इसका करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। बाइनरी संख्या 10110 को दशमलव संख्या में बदलना है। इस प्रकार से अगर बाइनरी को हमें दशमलव संख्या में बदलना हो तो राइट साइड से हम लिखेंगे 1, 1 के बाद हम लिखेंगे 2, इसका दूना लिखेंगे 2, 2 का दूना लिखेंगे 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16। इस तरह से संख्याएं हम लिखेंगे। जितनी संख्याएं होंगी, ऊपर हमें 5 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 5 नंबर हम लिख लेंगे और इसके नीचे हम इसको उतार लेंगे। 16 के नीचे 1 0 1 1 और 0। अब इसका हम 1 और 0 का गुणा करेंगे, 0 आएगा, प्लस 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 आएगा, प्लस 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 आएगा, 8 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 16 में 1 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा। और इन सभी संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे 16 4 20, 20 2 22, और ये संख्या होगी, हमारा दशमलव संख्या 22 होगी, और ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। एक बाइनरी संख्या 101.01 दिया है, इसको हम कैसे हल करेंगे? इसके लिए हम 1 0 1 ये संख्या हमारी है 0.01। दशमलव के पहले की संख्याओं को हम यहाँ लिखेंगे 1 2 और 4, और राइट साइड दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। राइट साइड में हम लिखते हैं 1/2, 1/2, 1/4, उसके बाद 1/8, इस तरह से 1/16। राइट साइड दशमलव के बाद की संख्याओं को हम 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 इस तरह से लिखते जाते हैं। यहाँ पर हम 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 4 का 1 में करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। 1/2 का 0 में करेंगे तो 0, 1/4 का 1 में करेंगे 1/4 आएगा। 1/4 को अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो 0.25 होगा। 1 में 4 से भाग देंगे, 1 में 4 से भाग देंगे दशमलव, यहाँ एक 0 बढ़ेगा, 4 दूनी 8, 2 आएगा, 0 4 5 20, यानी 0.25 होगा। तो ये 4 1 5 5.25। किसी भी संख्या के प्रत्येक अंक के निम्न 2 मान होते हैं। वास्तविक मान, किसी संख्या का वह मान जो कभी नहीं बदलता, वास्तविक मान कहलाता है। इसे जातीय मान, अंकित मान अथवा शुद्ध मान भी कहते हैं। जैसे 2569, इसमें 9 का जातीय मान 9 होगा, 6 का 6 होगा, 5 का 5 होगा और 2 का 2 होगा।
स्थानीय मान किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण बदल जाता है स्थानीय मान कहलाता है। जैसे एक संख्या है 2569 में जो 5 का स्थानीय मान है वो 500 है, क्योंकि 5 जो है सैकड़े के स्थान पर है, और अंक 9 का स्थानीय मान 9 है, क्योंकि 9 जो है इकाई के स्थान पर है। तो किसी संख्या में किसी अंक का जो स्थानीय मान है वो किस प्लेस पर है इसके आधार पर डिपेंड करता है। जैसे 2092 में 2 के जो वास्तविक मान है वह 2 और 2 है। 0 का वास्तविक मान 0 है। 9 का वास्तविक मान 9 है। इकाई के अंक का स्थानीय मान 4 होगा। दहाई अंक का स्थानीय मान 6 है। दहाई के अंक पर 60 होगा। 3 का स्थानीय मान या 3 लिखेंगे, उसके आगे 00 300 होगा, और 0 का स्थानीय मान 0 होगा। अब एक संख्या है 70.364, तो 0 का स्थानीय मान 0, 7 का स्थानीय मान 70, 3 का स्थानीय मान 0.3, 6 का स्थानीय मान 0.06, 4 का स्थानीय मान 0.004 होगा। संख्या 5,69,387 में अंक 9 के स्थानीय मानों एवं वास्तविक मान में कितना अंतर होगा? संख्या है, यहाँ पे 9 का स्थानीय मान होगा 9 0 0 0, 9 के बाद जितने अंक हैं 0 लिख दिए जाएंगे, और 9 का वास्तविक मान 9 होगा, और दोनों का अंतर पूछा गया तो 9000 में से हम 9 को घटाएंगे तो ये 0 है। 0 में से ये 10 इसको मानेंगे, और 10 में से 9 गया 1, बाकी जितने 0 बचते हैं उसके नीचे हम 9 उतारते हैं। 0 है तो 9 उतरेगा, फिर 9 उतरेगा, और यहाँ 1 घटा दिया जाएगा, 9 में से 1 निकल जाएगा तो 8 बचेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 8,991 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। कोई छात्र 5,050 को 550 है, इसका अर्थ है कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है। संख्या का ज्ञान अवश्य है, क्योंकि इसने 550 लिखा है। गणित का ज्ञान नहीं है, गणित का भी ज्ञान है, क्योंकि इसने कोई संख्या लिखी। जोड़ का ज्ञान नहीं है, तो जोड़ से कोई मतलब नहीं। तो स्थानीय मान की अवधारणा इसको स्पष्ट नहीं है, इसलिए इस संख्या को ठीक से नहीं लिख पाया। करेक्ट आंसर इसका 1A इसका ऑप्शन होगा। संख्याओं के प्रकार। संख्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के नंबर प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। सबसे छोटी संख्या 1 होगी, सबसे बड़ी संख्या इन्फिनिटी होगी। पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 भी बढ़ा दिया जाए तो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसी तरह से पूर्णांक है। पूर्णांक में 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं, और 0 और नेगेटिव संख्याएं मिला करके पूर्णांक कहलाता है। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 से हम काटते हैं, जितनी संख्याएं 2 से कटने वाली होंगी सब सम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या ही होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। 2 से न कटने वाली संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। 1 से इन्फिनिटी तक की संख्या होती है, और सबसे छोटी संख्या 1 होगी, और सबसे बड़ी संख्या इन्फिनिटी होगी। विषम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है। भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो
उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हों, एक और स्वयं की संख्या, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 4 1 से भी कट जाएगी और 4 से भी और 2 से भी, यानी इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए भाज्य संख्या होगी। एक संख्या है 3, संख्या 3, 3 या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा और अन्य किसी संख्या से 3 नहीं कटेगा, इसलिए 3 एक अभाज्य संख्या है। एक के केवल एक ही गुणनखंड होते हैं, क्योंकि एक के एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए यह न भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। अब एक अंक वाली जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 2, 3, 5, 7 हैं, इनकी संख्या 4 होती है। प्राय अभाज्य संख्याओं के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1 से लेकर के, यानी 1 से लेकर के अगर हम 100 के बीच में देखें तो एक अंक वाली जो संख्या है वो 4 होगी। 1 से 25 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं, ये भी पूछा जाता है प्रश्न। 1 से 50 के बीच में 15 होती है और 1 से लेकर के 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये संख्याएं परिमेय संख्या होती है, जबकि p एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है। लेकिन इसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि q 0 न हो। 0 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से अगर 1/3 को हम देखें तो 1/3 बराबर होता है 0.333, यानी एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार की संख्याएं अगर दशमलव में दे दी जाती हैं और बार बार एक ही अंक रिपीट होता है या एक किसी अंकों का ग्रुप रिपीट होता है, जैसे 1.25, 25, 25, इस तरह से केवल 2525 रिपीट हो रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं करड़ी में होती हैं, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। q is not 0। करड़ी की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं और दशमलव में अगर कोई संख्या है वो बार बार रिपीट न करे तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1.101, 001, 0001, इस प्रकार से एक संख्या है जो रिपीट नहीं हो रही है लेकिन वो कंटिन्यूअसली चल रही है। इस चार्ट में सभी प्रकार की संख्याओं को दिखाया गया है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्याएं पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। इस तरह से प्रश्न अगर ये पूछा जाए क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में भी निहित हैं। इसी तरह से सभी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्णांक हैं, तो आप यस कहेंगे, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं। लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं है। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं किसी संख्या के जस्ट बाद वाली संख्या को हम उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 11, 11 के जस्ट बाद वाली संख्या 12 है, तो ये 11 की उत्तरवर्ती संख्या होगी।
पूर्ववर्ती संख्याएं किसी संख्या के जस्ट पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 20 एक संख्या है, 20 का जो पूर्ववर्ती संख्या होगा ये 19 होगा, इसलिए 19 को हम पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। यहाँ एक प्रश्न है, 2000 के पूर्ववर्ती अर्थात 2000 का पूर्ववर्ती 1999 होगा और उसका परवर्ती 2000 होगा। तो ये कह रहा है परवर्ती इसका 2001 है, ये उत्तर गलत है। 2000 के पूर्ववर्ती 1999 है। पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 1998 होगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। 2000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 2000 का परवर्ती होगा 2001 और 2001 का पूर्ववर्ती होगा 2000 और इसमें 2000 दिया है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। पाइथागोरियन त्रिक, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ी संख्या अगर 5 है और शेष दोनों संख्याएं जो बचती हैं, एक लंब होगा एक आधार होगा। अगर ये 3 है और ये 4 होगा तो 3 और 4, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 आएगा और ये 25 5 के स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह से इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, बड़ी संख्या के स्क्वायर शेष दो संख्याओं के स्क्वायर के योग के बराबर हो, तो इसको हम पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। अब 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक है। अब इसके लिए अगर हमें और पाइथागोरियन ट्रिक बनाने की जरूरत हो तो 3, 4, 5 में हम 2 का गुणा कर दें सब में, तो पाइथागोरियन त्रिक बनेगा। 3 का गुणा कर दें, 4 का गुणा कर दें, किसी भी एक पूर्ण संख्या का गुणा करते हैं तो एक जो है पाइथागोरियन त्रिक मिल जाता है। जैसे हम 2 का गुणा करते हैं, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 आएगा और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 होगा और 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36, तो 36 और 64 ये आ जाएगा 100, जो कि 10 का स्क्वायर है। रामानुजन संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दो प्रकार से दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, रामानुजन संख्या कहलाती है। जैसे 1729 है, इसको 1 का क्यूब किया और 12 का क्यूब किया, तो 1 का क्यूब आया 1, 12 का क्यूब आया 1728, 1728, दोनों को जोड़ा गया तो ये आ गया 1729। दूसरी दो संख्याएं ली जाएं, 10 का क्यूब है 1000 हो जाएगा, प्लस 9 का क्यूब है 719 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1729। इस तरह से दो संख्याएं ये प्राप्त की गई जिनके क्यूब का योग 1729 आया। ऐसी संख्याओं को हम रामानुजन संख्या कहते हैं। अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी हो तो 5 बार 9 लिख दीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी हो तो 4 बार 9 लिख दीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी।
अगर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी हो तो 5 में से 1 घटा करके 4 आया, 1 के आगे 4 जीरो लिख दीजिए और ये हो गया 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो तो 1 लिखकर 3 जीरो हो जाएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार हम 9 लिख देंगे और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 लिख करके 4 जीरो। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे 99998 तो ये आ जाएगा 89,999। आंसर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन सही है। अब एक प्रश्न है जिसमें ये बताना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। इसमें जो पावर है सबका डिफरेंट है, 1/3 है ये। इसमें पावर सबका डिफरेंट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर सबका सेम करेंगे। तो ये 2 पर पावर 1/2 है और ये 4 पर पावर 1/3 है और ये 5 पर पावर 1/4 है और ये 3 पर पावर 1/6 है। तो हम 2, 3, 4, 6 यानी जो पावर है 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 ये 2, 3, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? 2, 3, 4, 6 2 से भाग देंगे, 2 1 के 2, 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 फिर 2 से भाग देंगे, 3, 2 1 के 2, 3 फिर 3 से भाग देंगे, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3 ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 12। अब 12 में इसका पावर सबका 1/12 लाना है तो हम 12/12 सबका पावर करेंगे। 12/12 क्योंकि 12/12 माने 1 होता है, वो हम सबकी पावर 1 कर सकते हैं। 1 की जगह पर हमने 12/12 लिखा। यहाँ भी पावर 12/12, यहाँ भी पावर 12/12, यहाँ भी पावर 12/12। अब यहाँ पर 2 से हम इस पावर को ऊपर वाले को काटेंगे 6 आएगा और इसको हम लिखेंगे 2 पर पावर 6 पावर 1/12। इसको लिखेंगे 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 के पावर 4 पूरे के पावर 1/12। फिर इसको लिखेंगे 4 से काट देंगे, 4 तिहाई 12, 5 के पावर 3 पूरे के पावर 1/12। 6 से काटेंगे 2 आएगा तो 3 के पावर 2 पूरे का पावर 1/12। अब ये संख्याएं हो जाएंगी 2 पर पावर 6 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार यानी ये संख्या हो जाएगी 64 और 64 के पावर 1/12 और ये दूसरी वाली संख्या होगी 4 चौके 16 और 4 चौके 16 तो ये हो जाएगा 256 के पावर 1/12 और ये संख्या होगी 5 पर पावर 3 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5
3 बार तो 125 पर पावर 1/12 और ये चौथी संख्या 3 3 का 9 9 पे पावर 1/12। इसमें से देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबकी पावर 1 है। अब हम इसमें तुलना कर सकते हैं कि कौन सी संख्या कोष्ठक के अंदर बड़ी है या छोटी है, उसके अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। यहाँ पे 9 सबसे छोटी संख्या है, सबका पावर 1/12 है, तो यहाँ पे ये 3 टू द पावर 1/6 है, ये सबसे छोटी संख्या होगी। संख्या 3 पे पावर 99 माइनस 3 पे पावर 50 के इकाई का स्थान निकालना है। तो 3 के पावर अगर हम 4 कर दें तो संख्या आएगी 81 और 81 में इकाई 1 है और इकाई यहाँ पर 1 हो गया। तो इस तरह से अगर 3 के पावर 99 है तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें 3 के पावर 24 गुणे 4 96 हो जाएगा 3 पे पावर प्लस 3 माइनस 3 के पावर 50 है तो इसको हम 12 गुणे 4 12 चौक 48 हो जाएगा प्लस 2। अब ये 3 के पावर 24 गुणे 4 का इकाई का अंक देखा जाए तो ये 1 आएगा, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। अब बचेगा 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, यानी इकाई का अंक इसका 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी इकाई का अंक इसमें हो जाएगा 3 के पावर 3, इकाई का अंक -3 टू द पावर 2, तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 7, इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 9, 7 माइनस 9, तो इकाई का अंक 7 है, तो एक अंक और लेकर के 17 हो जाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 8, यानी यहाँ पर जो संख्या 8 आई यही करेक्ट आंसर होगा, यानी डी इज करेक्ट आंसर। पाई क्या है? पाई को नोट करें आप कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पाई बराबर होता है 22/7। 22/7 क्या है? तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। अगर 22/7 पूछा जाए तो यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। और पाई की वैल्यू 3.14 भी बता दें, इसको पूछा जाए कि 3.14 क्या है, ये पाई के बराबर तो है लगभग, लेकिन ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। इकाई का अंक पूछा गया है गुणनफल में, तो 8 में हम 6 का गुणा करेंगे, इकाई का अंक गुणा करेंगे, क्योंकि हमें इकाई का अंक ही पूछा गया है, तो 8 में 6 का गुणा करेंगे तो 48 आएगा और इकाई का अंक होगा 8। फिर इस 8 में इस इकाई के अंक का गुणा करेंगे तो 8 9 72 72 होगा, यानी इकाई का अंक फिर 2 मिला और 2 का इकाई के अंक से गुणा किया जाएगा तो 4 आएगा, तो यही 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 गुणे 4 ज्ञात कीजिए, लेकिन एक विद्यार्थी ने अपने अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 गुणे 4 उतारा था तथा नीचे दर्शाए के अनुसार उसने हल किया। तो प्रश्न इसमें यह है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए या क्या करना चाहिए, कितना अंक देना चाहिए। तो चूंकि ये 29 की जगह इन्होंने 27 उतार दिया, लेकिन क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो उत्तर सही आया 108, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10। तो चूंकि उत्तर सही निकाला इन्होंने, केवल लिखने में मिस्टेक किया है, इसलिए इसका आंसर ये होना चाहिए कि यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए
कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। 100 के समभाजकों की संख्या, 100 के भाजक कितने हैं, कौन कौन सी संख्या है जो 100 को काट सकती है, तो एक तो 2 काट सकती है, 4 काट सकता है, 5 काट सकता है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है और 100 है। ये संख्याएं हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं जो इसको काट सकती हैं 100 को, लेकिन इसमें समभाजकों की संख्या पूछी जा रही है, जिसमें से 5 और 25 ये विषम भाजक हैं, ये विषम भाजक हैं, इसलिए इसे छोड़ा जाएगा। जो बाकी जो संख्याएं बचेंगी, जो भाजक बचेंगे 1 2 3 4 5 6, वो समभाजकों की संख्या होगी, यानी करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा। परिमेय 0/-5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 0/-5 बराबर क्या होगा। तो 0 में किसी संख्या का जब भाग देते हैं हम तो 0 आता है। अब 0 से बड़ी परिमेय संख्या निकालनी है। पहला आंसर दिया है -1/4, तो -1/4 चूंकि 0 से छोटी है इसलिए आंसर नहीं हो सकता। -3/-8, -3/-8, तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसकी वैल्यू 3/8 आएगी, और ये पॉजिटिव संख्या है तो 0 से ये अधिक होगी, अतः यही करेक्ट आंसर होगा -3/-8। कृपया यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, और यदि पहली बार चैनल को देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।